हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आप सभी का फिर से मेरे चैनल टेक टिप नाउ में वेलकम। इस सेशन में मैं लेके आया हूं आपके लिए सॉल्यूशन ऑफ सैंपल पेपर फॉर दिस करंट एकेडमिक सेशन, दैट इज ईयर 2024-25 क्लास 12 एंड सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। आप सभी जानते भी होंगे कि सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन देता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा। इसके अलावा अक्रॉस द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जितने भी हैं वो सैंपल पेपर को ही एज ए प्री बोर्ड एग्जाम भी कंसीडर करते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर के जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हुए उनके अगर आप सैंपल पेपर और फाइनल बोर्ड के एग्जाम को कंपेयर करें तो उसकी जो रिजेंबलेंस है वो ऑलमोस्ट 80% 90% होती है। मैं समानता की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएंगे ऐसा नहीं है, बट अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो सक्सेस का रेशियो है वो ऑब्वियसली अगर 50% है तो वो इंक्रीज होके 80 to 90% हो जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स सजेस्टेड कि आप बोर्ड एग्जाम के पहले सैंपल पेपर को एक बार जरूर सॉल्व करें, और ना सिर्फ करंट एकेडमिक सेशन का सैंपल पेपर, आप प्रीवियस 3 से 4 साल के सैंपल पेपर जरूर उठाएं। खासकर आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोविड जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मतलब पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखें, और कोविड के पहले का जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी एक बार जरूर आप निगाह मारिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट लगता है, आप चाहते हैं सैंपल पेपर के सारे सॉल्यूशन अगर आप रिटन फॉर्मेट में चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट करिए, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उनके अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक करना, उसमें प्रीवियस 3 से 4 साल के सारे सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कशन के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर दैट कि अगर ये सैंपल पेपर के सॉल्यूशन जो आप मेरे चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं और आप अगर देख रहे हैं, तो आपको मैं इंश्योर कर सकता हूं कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आईपी के बेस्ट कंटेंट के लिए एक ही चैनल का नाम है, दैट इज योर टेक टिप नाउ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन ऑब्वियसली तो सीबीएसई की वेबसाइट से ही हमको मिलता है। सीबीएसई की एकेडमिक की जो वेबसाइट है cbseacademic.in, वहां पे ये अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर से जैसे मैंने कहा कस्टमाइज फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके जरूर विजिट करिएगा। और मैं साथ ही साथ ये भी बोलूंगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आईपी का अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए और 100% सक्सेस की गारंटी अगर कहीं मिलती है तो वो है आपका चैनल टेक टिप नाउ। तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम सैंपल पेपर को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, ना सिर्फ सैंपल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको जरूर पढ़ें। अगर इंस्ट्रक्शंस की आपको क्लैरिटी है तो फिर आपको आगे चल के जो क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस को देखें, टोटल ये 37 क्वेश्चंस आपको बोल रहा है कि सैंपल पेपर में अवेलेबल है, इन द सेंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, हालांकि इंटरनल चॉइसेस आपके पेपर में दी हुई हैं। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, ABCDE। हर एक सेक्शंस में कितने क्वेश्चन है वो यहाँ मेंशन है। जैसे सेक्शन ए जो है उसमें 21 क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, जो मोस्टली एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो 22 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर बी। इसमें 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑफ 2 मार्क्स। देन योर सेक्शन सी जिसमें कि 4 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली 29 to 32, दैट इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क्स। इसके बाद आपका सेक्शन डी जिसमें कि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और ये 33-34 नंबर बोल रहा है जो कि 4 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर ई जिसमें कि आप ध्यान दें 3 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स ईच के, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन कहां पे आपके अवेलेबल है, सेक्शन नंबर ई में। अब ये जो सैंपल पेपर है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका, जब आप आईपी पढ़ते हैं तो एक तो आपका पेंडास, दूसरा है आपका एसक्यूएल, और तीसरा हो गया आपका क्या, नेटवर्किंग। ये जो 3 हैं ये बेसिकली ज्यादातर कंटेंट होते हैं किससे, आपके सेक्शन ई से और सेक्शन डी से। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि इनको तो आपको छोड़ना नहीं। इसके अलावा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो है, और कभी कभी 3 मार्क्स में सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज अगेन वो भी यूनिट नंबर 4 है। सो अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए अगर आप देखें तो टोटल ये 21 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 21 अराउंड एमसीक्यूज हैं।
एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बोलता है स्लाइसिंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पार्ट या पोर्शन फ्रॉम ए पांडा सीरीज। अब मान लीजिए आपके पास एक कोई पांडा सीरीज 0, 1, 2, 3 और आपने इसमें कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं, जैसे मैं यहां पे लेता हूं 10, देन आई टेक 20, देन 30, देन 40। अब स्लाइसिंग का मतलब ये है कि जैसे एक सीक्वेंस में स्पेसिफिक पोर्शन को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अगर आप स्लाइस करते हैं, जैसे इस सीरीज का नाम क्या है एस, तो अगर आप इसका लिखते हैं एस, आपने डाला 1:3, तो जब ये स्लाइस करेगा तो पहला नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यूज दैट इज 20 और 30 को एज एन आंसर आपको ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा स्लाइसिंग हो गया। तो स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक पोर्शन को ये बिल्कुल आपको निकाल के देता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट योर ट्रू। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ट्रू। ये ट्रू फॉल्स में आप ट्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि द पर्पस ऑफ वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज व्हाट। टेबल क्रिएट करना, क्रिएट ए टेबल, फिल्टर रोज को, आई मीन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफाई द कॉलम टू बी डिस्प्लेड, सॉर्ट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द कॉलम। तो देखिए वेयर क्लॉज को आप किसके साथ यूज करते हैं, यहां पे मैं सेकंड एमसीक्यू को डिस्कस कर रहा हूं। आप जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, उसके बाद आप क्या देते हैं यहां पे फ्रॉम, एंड फ्रॉम लिखने के बाद में आप नीचे में क्या डालते हैं यहां पे वेयर क्लॉज को। सो यहां पर ये जो वेयर क्लॉज है ये किसका काम करता है, एक्चुअली डेटा को फिल्टर करने का। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फिल्टरिंग व्हाट योर रोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेसेस। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि देखिए यहां पे नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर डेटा पैकेट्स को ये क्या कर रहा है, रूट करने की बात कर रहा है। अब आपके पास जो आंसर्स में ऑप्शंस हैं दैट इज मॉडेम, हब, रिपीटर या रूटर। सो आप जानते हैं मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, तो वो रूटिंग का काम करेगा नहीं। हब जो होता है सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ब्रॉडकास्टर हम इसको बोलते हैं। रिपीटर सिग्नल का रीजनरेटर होता है। बचा हमारे पास रूटर, और जैसे यहाँ पे रूटिंग की बात भी कर रहा है, सो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, योर रूटर। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके बाद में हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू डिलीट रिलेशन फ्रॉम अ रिलेशनल डेटाबेस। कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिसकी हेल्प से आप किसी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। यहां पर रिलेशन की बात कर रहा है। रिलेशन का मतलब यहां पर ये रोज की बात नहीं कर रहा है। जब रोज की बात नहीं कर रहा है तो ऑप्शंस क्या हैं, ड्रॉप, रिमूव, डिलीट, इरेज। तो इरेज तो होता नहीं है, रिमूव भी नहीं होता है, डिलीट होता है, लेकिन डिलीट को हम रोज को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप। वी ऑल नो दैट कि अगर आप ड्रॉप टेबल लेंगे तो ड्रॉप टेबल क्या करता है, पूरे की पूरे टेबल के डिजाइन को क्या कर देता है, इरेज कर देता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर है ड्रॉप टेबल। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ई वेस्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ई वेस्ट। Look at its options. So that has become obsolete, data that has been deleted from storage devices, viruses that infect computers, and electronic devices that are no longer in use. तो देखिए ई वेस्ट का मतलब क्या है, 3 वर्ड्स तो पहले आप जोड़ लीजिए। एक तो है रीयूज, एक है रिसाइकल, और एक होता है आपका रिड्यूस। किससे रिलेटेड है, आपके ई वेस्ट से। तो इस पॉइंट को तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ई वेस्ट का मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, और ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो किसी काम का नहीं रह गया, जिसको कि आप ऐसे उठा के फेंक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है। यहां पर सॉफ्टवेयर की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। डेटा भी हमारा सॉफ्ट हो गया, वायरस भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बचा क्या हमारा हार्डवेयर पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर इन यूज। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में यह बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट ए कॉलम नेम। किससे, आपके डेटा फ्रेम से। मतलब आपका जो डेटा फ्रेम है, चलिए आप डेटा फ्रेम को देखो। यहां पर आपने लिया 0, 1, 2, यहां पे लिया कॉलम नंबर ABC। यहां पर इनकी कुछ वैल्यूज मैं डाल देता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 30, 1, 2, 6। ऑल राइट।
अब हमको अगर स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करना है, ये मेरा डेटा फ्रेम है, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डीएफ, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे, यहां पे जाके इस तरह से ए, तो ये एक्सेस कर लेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो डीएफ डॉट आप ए भी अगर करोगे तो दोनों तरीके से आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहां पर बोल रहा है डीएफ डॉट गेट कॉलम, जरूरत नहीं है, डीएफ कॉलम बिल्कुल सही है। डीएफ डॉट सेलेक्ट नहीं होगा, डीएफ ब्रैकेट में भी, कॉलम पैरेंथेसिस में भी हम नहीं लेते, तो सीधे सीधे इसका जो करेक्ट आंसर है डीएफ ये वाला। अगर यहां पे लिखा रहता है डीएफ डॉट कॉलम अंडर स्कोर नेम, तो आप उसको भी क्या करते हैं, यहां पे एकदम करेक्ट और सही मार्क करते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई बात इस क्वेश्चन के आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब ड्रॉज अ डैश प्लॉट। मतलब प्लॉट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आप लेते हो तो किस टाइप के चार्ट को डिस्प्ले करता है। तो देखिए, आप बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन हम यूज करते हैं, दैट इज, मान लीजिए आपने पीएलटी ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, प्लॉट। इस प्लॉट के अंदर में जो भी आपको वैल्यूज देनी आप दे देंगे। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो चार्ट रेडी करता है वो कौन सा चार्ट होता है, हमेशा लाइन चार्ट। हिस्टोग्राम के लिए आप plt.hist करते हो, क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हिस्ट फंक्शन का, ये हो गया मेरा हिस्ट। कॉलम के लिए आप क्या लिखते हैं, बार फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बार के लिए बार एच लेते हैं। तो लाइन के लिए क्या लेते हैं, हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लॉट लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद में यहां पर ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोलता है कि आपको फिर से बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। बोलता है कि जो एसक्यूएल है, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए इसको, कि एसक्यूएल में जो हैविंग क्लॉज है, इट इज यूज्ड टू अप्लाई फिल्टर ऑन ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। मतलब ये है, देखिए आप जब सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, मतलब आप इसका सीक्वेंस को याद रखिए, सेलेक्ट लगाए, आप क्या लेते हो, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या लेते हो, वेयर, वेयर के बाद क्या लगाते हो, ग्रुप बाई, इसको ग्रुप बाई कर लीजिए, और उसके बाद में आप क्या दे देते हो, हैविंग, और हैविंग के नीचे में फिर आप क्या लगाते हो, ऑर्डर बाई। ये इसका सीक्वेंस है। तो देखिए, वेयर अगर आप रहता तो आप बोलते कि ग्रुप बाई के पहले वो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता ग्रुपिंग के लिए, और ग्रुप बाई के बाद हैविंग आ रहा है, मतलब सीधे सीधे समझ लिए कि जो ग्रुप बाई के बाद रिजल्ट आया उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए क्या लगाते हैं, हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। इसका मतलब यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू अप्लाई फिल्टर ऑन ग्रुप्स, तो ये फिल्टर ग्रुप में लगाने के लिए करते हैं ग्रुप बाई के बाद, तो ये आंसर आप क्या कर देंगे इसका, ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या मिल गया आपको, ट्रू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल इनटू पैंडा डेटा फ्रेम। इंपोर्ट करना है, कहां से इंपोर्ट करना है, CSV से कहां लाना है हमको, डेटा फ्रेम में। तो आपके पास याद रखिए 2 फंक्शन होते हैं। जब भी आप CSV फाइल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप CSV फाइल को अगर मैनिपुलेट करोगे तो वहां पर एक तो होता है to_CSV और एक होता है क्या आपका read_CSV। ठीक है, तो एक हो गया to_CSV और दूसरा क्या हो गया आपका read_CSV। तो to का मतलब क्या है, जब डेटा फ्रेम से कहां भेजना है, CSV में, और रीड का मतलब CSV से कहां आना चाहिए, डेटा फ्रेम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि CSV से डेटा फ्रेम में आपको बुलाना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, pd.read_CSV, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 की प्लेगियरिज्म क्या है। आंसर ऑप्शंस देखो आप, बोलता है यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स। बिल्कुल सही बात है। डाउनलोड इलीगल सॉफ्टवेयर, इलीगल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना प्लेगियरिज्म नहीं है। स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, र्यूमर, ये भी नहीं आता है। हैकिंग करना कंप्यूटर सिस्टम, ये भी प्लेगियरिज्म नहीं है। प्लैग का मतलब क्या रहता है कि किसी और ने जो मेहनत करके अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया, मतलब कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, IPR, और IPR को प्रोटेक्ट कैसे करते हो आप, कॉपीराइट से। तो कॉपीराइट से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब कॉपीराइटेड मटेरियल को अगर उस व्यक्ति की बिना परमिशन के आप यूज करोगे या फिर उसका एक्नॉलेजमेंट अगर आप नहीं दोगे तो वो क्या कहलाता है आपका प्लेगरिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और,
आईपी की प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको बनानी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आईपी प्रैक्टिकल फाइल को परचेस भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईपी क्लास का पूरा कोर्स अगर आप चाहते हैं देखना, ऑलरेडी मेरे चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है, कंप्लीट पैकेज बिना किसी प्रॉब्लम के। वन शॉट्स भी हैं, डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, उस सभी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जाके देख लेना। आई बटन में भी हो सकता है आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। अब वापस आके आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। और भाई सब्सक्राइब और चैनल को लाइक तो आप जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा ये कमेंट मिलता है कि आई एम वन ऑफ द अंडररेटेड। तो क्यों आप अंडररेटेड मुझे रख रहे हो? ऑब्वियसली थोड़ा सा रेटिंग आप बढ़ाने में हमारी सेल्फ हेल्प करें, सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि काउंट स्टार फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है? टोटल नंबर ऑफ डैश विद इन ए टेबल विद इन ए रिलेशन। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा है दो फंक्शन, यहीं पे लिखता हूं। एक होता है आपका काउंट और एक आपके पास क्या रहता है, हमारे पास काउंट स्टार। काउंट का मतलब है जो कॉलम की वैल्यूज को, ये स्पेसिफाइड किसके लिए रहता है? कॉलम के लिए। और काउंट स्टार किसके लिए रहता है? रोज के लिए। अब ये कॉलम कौन से रिटर्न करता है? जो क्या होते हैं, नॉट नल होते हैं। क्या होते हैं? नॉट नल। नल को ये क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। तो ये तो खत्म हो गया किस्सा। काउंट स्टार का मतलब सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ रोज, चाहे वो नल हो या ना हो। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि 12 नंबर, इन विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज डू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट सच एज स्विच और हब। तो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो ऊपर लिंक देखो, हो सकता है लिंक आ रहा हो, नहीं आ रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखना, डिटेल में समझाया। आपके पास स्टार टोपोलॉजी, बीच में आप हब को रख देते हो, बाकी सारे डिवाइसेस उससे क्या कर देते हो, आप कनेक्ट कर देते हो। तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि जो पैंडास का डेटा फ्रेम है उसमें ये टेल फंक्शन है, अगर आप इसको बिना किसी आर्ग्यूमेंट के यूज करोगे, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ रोज टू डिस्प्ले, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ रोज। तो सीधे सीधे भी पूछ सकता था कि टेल में बाय डिफॉल्ट अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, मतलब टेल बाय डिफॉल्ट कितनी रोज को रिटर्न करता है। तो इतना 3 लाइंस का करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट टेल फंक्शन कितनी रोज को रिटर्न करता है? आपको 5 रोज को, राइट। और यहां पे बोल रहा है कि डेटा फ्रेम में कितनी एंट्रीज हैं? 10 एंट्रीज है। तो थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए, और आई एम श्योर दैट कि आप इतने समझदार और स्मार्ट हैं कि आप नहीं घूमने वाले। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल टू डिसीव इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब फ्रॉड ईमेल भेजना किसी को ताकि आप उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, यूज कर सकें फ्रॉड वर्क के लिए, या गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो हैकिंग तो होता नहीं है जिसमें फ्रॉड ईमेल होता है। फिशिंग इज देयर, जहां पे ईमेल का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉड ईमेल। साइबर बुलिंग, किसी को हैरेस करना। स्टैकिंग भी, बुलिंग और स्टैकिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, एज डिफरेंस को छोड़ के। करेक्ट आंसर इसमें हमको क्या मिल गया? फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाइल क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी द कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम व्हाट। मतलब अगर आप कोई सीरीज बनाते हो डिक्शनरी को यूज करके, चलो यहां पे एक सीरीज बनाते हैं। आपके पास एक डिक्शनरी है, मैं यहां पर एक डिक्शनरी लेता हूं। यहां पे आपने बोला ए, ये की हो गया 10, कॉमा डाल के आपने डाला बी, कोलन डाला और आपने डाल दिया 20। ये मेरी डिक्शनरी है। अब आप इससे एक सीरीज बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? पी डी डॉट सीरीज। इसके अंदर में आपने डी को पास किया। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आंसर देगा? ए बी 10 20। यहां पर ए और बी क्या हो गई? इसकी इंडेक्स बन गया। क्या बन गया? इंडेक्स। और 10 क्या हो गया? इसका वैल्यू। तो सीरीज में जो की होता है वो क्या बन जाता है? आपका इंडिसेस ऑफ द सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आएगा भी देखना, जहां पे डिक्शनरी को यूज करके क्या बोलता है? सीरीज बनाइए। हमने पहले भी पढ़ा है, इसकी बहुत ही अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है पैंडा सीरीज की, आप जरूर उसको देखिएगा। इनफैक्ट पाइथन पैंडास का भी कंप्लीट वीडियो है, वन शॉट, वो आप देख लो। डेटा फ्रेम का डिटेल वीडियो अलग से देख सकते हो। तो सीरीज, पैंडास और डेटा फ्रेम के लिए तो भरपूर मात्रा में कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे।
फिर से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपके लिए कोई भी ऐसा मार्जिन ना हो जहां से आप एक 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स भी छोड़ दो या मिस हो जाए आपसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है मैच द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन क्लॉज विद देयर डिस्क्रिप्शन। एसक्यूएल फंक्शन को मैच करना है। मैक्स का मतलब लार्जेस्ट, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गया पी का। बोलता है सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का मतलब कोई भी स्ट्रिंग है उसका सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, तो एक्सट्रैक्ट ए पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये क्या हो गया आपका क्यू का क्या हो गया 4। फिर बोलता है INSTR क्या करता है, इंडेक्स या पोजीशन रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग की, तो ये हो गया आर का 1। और एस ऑर्डर बाई, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में डेटा को सॉर्ट करना जिसका मतलब है S3, तो P2413। So 2413 option number B. This is how we can get the answer. Let's move to the next question. Fill in the blanks. बोलता है कि जो बुलियन इंडेक्सिंग पैंडास में होती है डेटा फ्रेम में, वो किस लिए यूज करते हैं? नया डेटा फ्रेम बनाने के लिए नहीं, सॉर्टिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं, ज्वाइन करना दो टेबल को बिल्कुल इसके लिए भी नहीं करते हैं, फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन, बिल्कुल फिल्टर करने के लिए। आपका कोई डेटा फ्रेम रहता है जिसमें ट्रू फॉल्स में अगर आपने सपोज इंडेक्सिंग की, ठीक है, तो अगर मान लो ट्रू है एक और दूसरा है आपका क्या कॉलम, सॉरी इसको फॉल्स करिए, एक फॉल्स कॉलम है एक ट्रू कॉलम, तो इसका मतलब दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं ना अपने डेटा फ्रेम को, तो ये क्या हुआ फिल्ट्रेशन के लिए हुआ। तो ये बात हो गई हमारे किसके आंसर 17 के डी, कि जो हमारी बुलियन इंडेक्सिंग वो बेसिकली फिल्टर के लिए होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोलता है कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो प्लॉट होता है इट इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट चेंज इन डेटा ओवर ए टाइम। मतलब कौन सा प्लॉट है जो टाइम टू टाइम चेंजेस को डिपिक्ट करता है। अब एक है आपके पास लाइन, एक है आपके पास कॉलम, इसी तरह से हिस्टोग्राम होगा, या फिर आपके पास बार चार्ट होगा, पाई चार्ट भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं। तो आप टाइम टू टाइम अगर आपको चेंजेस देखने तो किस में दिखेगा, आपको लाइन चार्ट में दिखेगा ना कि कब बढ़ा कब घटा। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिला इसका, लाइन चार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और स्कूल कैंपस। तो किसी भी एक कैंपस के अंदर का जो नेटवर्क होता है क्या बोलते हो आप उसको, लैन। अगर मतलब इसकी रेंज जो होगी वो कितनी होती है 0 to 5 km, नॉट 0, आप मतलब 1 तो बोल ही सकते हो, ये लैन है। अगर 100 मीटर्स तक रहता ब्लूटूथ तो आप उसको क्या कर देते, पैन कर देते। 20 या 50 किलोमीटर की रेंज होती तो आप उसको क्या करते, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया तो आप जानते ही अक्रॉस दी ग्लोब। करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद बोलता है कि जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है 20 और 21, ये एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा हार्ड ये तो रहता नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड होता है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एसर्शन जो दिया रहता है उसका रीजन भी करेक्ट दिया रहता है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो आपको अवेयर सिर्फ ये रहना है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करें तो संभल के करें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत मत हो। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस पे तो मैं बाद में आऊँगा। पहला बोलता है कि एसर्शन आर दोनों सही हैं और रीजन जो आपने दिया वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे में ये होगा कि ए आर दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो सही नहीं है। दूसरा एसेशन ट्रू, रीजन फॉल्स, एसेशन फॉल्स, रीजन आपका ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 20 क्वेश्चन बोलता है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें नया कॉलम को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम क्या होते हैं, दे आर साइज म्यूटेबल। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपके डेटा फ्रेम की तो आइडेंटिफिकेशन ही क्या होती है कि ये जो डेटा फ्रेम है ये ना सिर्फ साइज बल्कि ये वैल्यू दोनों में ही क्या होता है, म्यूटेबल होता है। क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है। और यही कारण है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इसमें नया कॉलम ऐड कर सकते हो, वैल्यूज रो को भी ऐड कर सकते हो, वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट, और रीजन जो दिया वो भी बिल्कुल सही दिया आपके एसर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट एमसीक्यू है। बोलता है कि आपके एसक्यूएल में जो इंसर्ट इनटू कमांड आप यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, तो यहीं पर इसमें थोड़ा सा डाउट आ जा रहा है। रीजन बोलता है कि डीडीएल कमांड जो होते हैं वो किसी डेटा बेस के स्ट्रक्चर को, जैसे कि टेबल को क्रिएट करने, मॉडिफाई करने या रिमूव करने के लिए आप यूज करते हो।
तो रीजन तो बिल्कुल सही है कि DDL जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, टेबल का स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर। लेकिन इंसर्ट इनटू कमांड तो डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जो किसका पार्ट होता है आपके, सॉरी DML लिखना चाहिए, मैं BML लिख रहा हूं, इट शुड बी DML। तो एसर्शन तो गलत हो गया, रीजन सही हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है कि एसर्शन इज फॉल्स और रीजन जो दिया वो सही दिया। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हुआ मेरा सेक्शन नंबर ए। अब सेक्शन ए को लर्न करने के बाद अब हम अपना पहुंचते हैं सेक्शन नंबर बी में। पहला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी, एक्चुअली 7 क्वेश्चंस हैं, इंटरनल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होंगी और टोटल ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपको सेक्शन ए काम का लगा, समझ में आया, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों रुक रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको IP का प्रोजेक्ट फाइल अगर आप बना रहे हो और वो अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करो www.techtipnow.in पे। वहाँ पर आपको लाइब्रेरी की बात करें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस सभी का प्रोजेक्ट फाइल फ्रीली भी अवेलेबल है। आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और पूरा अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, विच इज़ एक्चुअली पेड बोलना चाहिए। जिप फाइल आपको मिलती है जिसमें कि आपको पूरा बना बनाया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको रन करके दिखा सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी जिसको कि थोड़ा अपने नाम वगैरह को चेंज करके आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट फाइल अगर आपको चाहिए, परचेस करनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी विजिट करो, वहाँ पर भी ये पूरी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी सैंपल के साथ में। उससे भी आपको, आप चाहें तो पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी पे। यहाँ पर ये बोलता है कि क्वेश्चन पहला है 2 मार्क्स का कि व्हाट इज सीरीज इन पाइथन पांडास। ये 1 नंबर का क्वेश्चन और बोलता है गिव ए सुटेबल एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। और या फिर दूसरा है कि व्हाट डज द टर्म लाइब्रेरी सिग्निफाई इन द पाइथन, मेंशन वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, पैंडास की, मैटप्लॉटलिब की। तो सबसे पहली बात आ रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कि सीरीज क्या होता है। तो बेसिकली सीरीज इज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। डायमेंशनल आप पूरा लिखिएगा, 1D डेटा स्ट्रक्चर। ये तो हुआ पहली बात। यूज्ड फॉर व्हाट, हैंडलिंग, आप इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, लार्ज डेटा, है ना, और हैंडलिंग के साथ आप एनालाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अवेलेबल इन पैंडास लाइब्रेरी, इट इज अवेलेबल इन व्हाट, आप बोल सकते हैं कौन सी लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये, पैंडास, करेक्ट। अब इसके बाद में ये 1 मार्क्स का हो गया, और आप इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर दो कि सीरीज इज साइज एंड वैल्यू इम्यूटेबल। ये क्या होता है, सीरीज इज साइज एंड वैल्यू इम्यूटेबल होता है। अब इसके बाद में इम्यूटेबल को यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, ये लास्ट में ही है। तो ये वैल्यू इम्यूटेबल के बाद में अब अगला इसमें हम बोलेंगे कि एग्जाम्पल के साथ आपको इसको सपोर्ट करना है। एग्जाम्पल चाहें तो जैसे आप इंडेक्स नंबर 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आप इसको रो या कॉलम दोनों में भी दिखा सकते हो। आपने डाला 10, यहाँ पे डाला 20, यहाँ पे डाला 30। अगर कमांड लिखना है तो आप लिखते हो s=pd.series और ब्रैकेट में आप एक लिस्ट पास करो, 10, 20, 30 डाल दो और इसको दिखा देना, और उसके बाद इसका आउटपुट को यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये हुआ मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। जो कौन सा था क्वेश्चन हमारा, 22। ये आंसर आपको मिल गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का जो ये बी वाला पार्ट है ऑप्शन में, यहाँ पर बोलता है कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। तो लाइब्रेरी सिग्निफाइज व्हाट, तो लाइब्रेरी सिग्निफाइज कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स। समझ गए आप बात को। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पाइथन की जो भी फाइल होती है वो मॉड्यूल्स होती है। और मॉड्यूल क्या होता है, अगर आप चाहो डिफाइन करना, तो मॉड्यूल्स आर कलेक्शन ऑफ कमांड्स, ठीक है। हालांकि इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल्स आर कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है। अब लाइब्रेरी तो आपने बोल दिया कि क्या होता है, बोल रहा है कि पैंडास का क्या यूज है। तो देखिए पाइथन पैंडास को जब आप पढ़ते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है, डेटा हैंडलिंग। क्या है, डेटा हैंडलिंग। और
इसके साथ में आप लिख सकते हैं क्या, डेटा एनालिसिस। क्या लिख सकते हैं, डेटा एनालिसिस। और दूसरा बोलता है आपको क्या, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन। क्या लिखेंगे आप, डेटा विजुअलाइजेशन। और डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ आप चाहें तो लिख सकते हैं फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स और यू कैन से ग्राफ, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो ये हुआ मेरा ऑप्शन बी का आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। दोनों एक एक नंबर का है। तो सबसे पहले तो आप बात करो आईपीआर का मतलब क्या है। यू नो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब एनी क्रिएशन और क्रिएटिव वर्क, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिएशन और क्रिएटिव वर्क। समझ रहे हैं बात को, एनी क्रिएटिव वर्क डन बाय यूजिंग ब्रेन्स, ह्यूमन ब्रेन्स। ठीक है ना, और ह्यूमन इंटेलेक्ट। सीधे सीधे लिखिए, ब्रेन मत लीजिए, आप क्या लिखेंगे, ह्यूमन इंटेलेक्ट is what your intellectual property is, what intellectual property, or to protect these properties there are rights। कौन से राइट्स हैं, लाइक यू कैन से कॉपीराइट। क्या क्या राइट्स होते हैं आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लिख सकते हो कॉपीराइट है, और उसी तरह से इसमें आप पेटेंट का और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ट्रेडमार्क का। तो ये तो हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, इट एक्चुअली इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यू कैन से अनऑथेंटिकेटेड यूज या अनऑथराइज्ड यूज्ड। ठीक है ना, अनऑथराइज्ड यूज आप बोल सकते हैं ऑफ आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ जो क्रिएटर होता है, क्रिएटर कैन गेट बेनिफिटेड। ठीक है ना, और क्रिएटर्स कैन बी बेनिफिटेड, उनको इसका बेनिफिटेड भी हो सकता है। कैसे होगा, फाइनेंशियली, फाइनेंस के थ्रू वो उनको फायदा भी मिल सकता है। तो ये हुआ मेरा आंसर किसका, आपके क्वेश्चन नंबर 23 का। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर ये बोलता है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, तो हमको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ये कितने मार्क्स का है, जैसे मैंने बोला 2 मार्क्स का। तो यहां पर ये बोलता है कि कंसीडर द स्ट्रिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोलता है इसके लिए सूटेबल क्वेरी लिखिए। क्या क्या करना है आपको, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट करना है और डिस्प्ले करना है मैनेज को। तो इसके लिए आप क्या क्वेरी लिखोगे, तो देखिए किसी भी स्ट्रिंग से उसका सब स्ट्रिंग निकालना है तो क्या लेते हैं, सब str। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे लिखो। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लिखोगे सेलेक्ट। क्या लिखोगे, मैंने लिया यहां पे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के बाद में हमको लगाना पड़ेगा कौन सा फंक्शन, सब str। इसके अंदर में हम पास करेंगे कौन सा स्ट्रिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या पास करेंगे आप, डेटाबेस। मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलराइट, सॉरी यहां पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको हमको इरेज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमको पोजीशन बतानी पड़ेगी ना कि किस पोजीशन से हमको निकालना है। तो मैनेजमेंट की पोजीशन आप यहां से काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th पोजीशन से आप शुरू करिए। टोटल कितने कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर। तो आप बोलेंगे 6 कैरेक्टर। तो ये हो गया सब स्ट्रिंग, ये हो गया किस इंडेक्स से आपको एक्सट्रैक्ट करवाना है और कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ये हुआ 24 का फर्स्ट। अगर 24 के सेकंड का आंसर अगर आप देखो, बोलता है डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द बेस इन गिवन स्ट्रिंग। डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बेस। तो पहला ऑकरेशन बेस का मतलब उसका इंडेक्स नंबर निकालना है। तो आप यहां पे instr फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट instr, ब्रैकेट में आप फिर से लिख देंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आपको कॉमा डाल देता हूं यहां पे। इसके बाद आपने कॉमा डाला और हमको किसका पोजीशन निकालना है, यहां से बेस का। तो मैंने यहां पे लिख दिया बेस और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज।
तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी बेस का पहला ऑकरेंस है इसमें, उसका जो इंडेक्स नंबर होगा जैसे 5, उसको ये यहाँ पर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम www। डिफरेंस 1 नंबर का है, इंटरनेट क्या है इसकी डेफिनेशन 1 नंबर की। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरनेट की कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है ना। पहले तो आप लिख दो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब इसके बाद में नेटवर्क की स्पेलिंग थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑलराइट, ये लिखने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये हो गया इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसके बाद थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो शायद सही तरीके से लिखते बने। अब यहां पे बोलेंगे कि इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स स्कैटर्ड अराउंड ग्लोब, राइट। मतलब पूरे अक्रॉस दी ग्लोब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उन सभी का नेटवर्क क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट कहलाता है। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है इंटरनेट में और www में। देखिए, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो ना, आप इसको 2 पार्ट में करो, एक है इंटरनेट, एक है www। इट इज मोस्टली हार्डवेयर बेस्ड। ये मेनली क्या होता है आपका, हार्डवेयर बेस्ड। क्या होता है मेनली, ये आपका हार्डवेयर बेस्ड होता है। और आपका जो www है मोस्टली क्या रहता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर का बेस्ड मतलब ये बेसिकली डॉक्यूमेंट को रिफर करता है। किसको रिफर करता है, डॉक्यूमेंट को। और ये जो रहता है, ये इंटरनेट जो रहता है, ये पूरे के पूरे किसको रिफर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, याद रखना, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, आप बोलोगे कि इंटरनेट जो है उसका पार्ट जो होता है वो www होता है, ठीक है ना। इंटरनेट का जो पार्ट है, ठीक है ना, सो www इज पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट इज बिग अम्ब्रेला, ठीक है ना। इंटरनेट इज अ नेटवर्क, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और जबकि www इज इटसेल्फ एप्लीकेशन, ये बेसिकली क्या, एक एप्लीकेशन है ऑफ व्हाट, इंटरनेट। आई बात समझ में। तो ये 2 पॉइंट्स भी, हालांकि 1 पॉइंट मेंशन करोगे तो भी आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या बोलता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउजर कुकीज। तो अगर आप 25 नंबर यहां पे लिखा जाए 25 का ऑप्शन बी, तो कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। क्या होती हैं कुकीज, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है ना। विच रिसाइड्स, जो कहां स्टोर होती हैं आपके, विच रिसाइड्स इन ब्राउजर ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इन रिसाइड्स इन वेब ब्राउजर ऑफ लोकल कंप्यूटर, आप ऐसा बोल सकते हैं, ऑफ लोकल कंप्यूटर पे ये रहती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। और इसके अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो इसका अगर आप एडवांटेजेस बोलोगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडवांटेज, कि इट एनहांसेस ब्राउजर एक्सपीरियंसेस, इट एनहांसेस यूजर ब्राउजर एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। तो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, नॉट ब्राउजर, इट शुड बी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को ये क्या करता है, एनहांस करता है। अगर आप इसका दूसरा एडवांटेज बोलोगे तो आप ये भी लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन ऑटो फिलिंग, इट हेल्प्स इन ऑटो लॉगिन भी आप बोल सकते हो, ऑटो फिल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप कुकीज के एडवांटेजेस मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अगर ये आंसर सही लगा हो तो अभी फिर लाइक के लिए बोलूंगा कि लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, और आईपी के पूरे कंटेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, राइट। कोई भी प्रॉब्लम आने से आप मुझे कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। यहां पे बोलता है कि डिफाइन करिए, किसको डिफाइन करना है, क्वेश्चन नंबर 26, प्राइमरी की। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की। सो बेसिकली ये बहुत ही कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्राइमरी की क्या होता है। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि आप प्राइमरी की है ना, तो यहाँ पे कैंडिडेट की और फॉरेन की को आप जरूर पढ़ लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्राइमरी की इज बेसिकली, ये एक इंश्योर करता है, आप लिख सकते हो, इट इंश्योर्स यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड इन ए टेबल, यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, कहां पे, इन टेबल। ये पहला हो गया।
दूसरा इंश्योर्स क्या करता है, नॉट नल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या करता है, नॉट नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, नॉट नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ प्राइमरी की, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बोलता है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी कैंडिडेट की। तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की, इसमें अगर आप डिफरेंस करें तो क्या है, तो प्राइमरी की क्या हो सकती है, केवल एक हो सकती है, और कैंडिडेट की क्या हो सकती है, मैनी हो सकती है। उसके बाद में कैंडिडेट पहले बनती है, ठीक है ना, ऑल फील्ड्स आर कैंडिडेट, ठीक है ना, ऑल फील्ड्स कैन बी कैंडिडेट, ठीक है ना, लेकिन वन कैंडिडेट इज सेलेक्टेड एज, वन कैंडिडेट इज selected as primary key, one candidate is selected as what you can say primary key। आप ऐसा भी इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन, वन की इज सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन एनी टू हेल्थ कॉन्सर्न्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इजी है। एक तो आप बोल सकते हैं कि आईज में आपके इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, आईज में इश्यूज का मतलब ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा आपको जॉइंट पेन्स आप लिख सकते हैं, या बैक एक की प्रॉब्लम भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ हैजर्ड की बात कर रहा है। और ऑब्वियसली फिर बड़े बड़े आप इसमें चाहें तो बीमारियों के नाम भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 का आप नोटिस करो, ये बोल रहा है कि स्नेहा ने एक पाइथन प्रोग्राम लिखा डेटा फ्रेम बनाने के लिए, जहां पर उसने यूज किया है क्या, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का। हाउएवर उसका जो कोड है उसमें कुछ गलतियां हो गई, तो आपको इन गलतियों को पहचानना है, आइडेंटिफाई दोज एरर्स, उनको दोबारा लिखना है करेक्ट करके, और अंडरलाइन करना है उन करेक्शन को। तो यहां पर देखो बोल रहा है इंपोर्ट पैंडास एसपीडी, तो पहली गलती क्या हुई यहां पर, पैंडास। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपोर्ट लिखोगे, पैंडास का पी क्या होगा, स्मॉल होगा, फिर आप क्या लिखोगे, पीडी। तो पहली मिस्टेक तो ये हो गई। दूसरा D1 है, D1 इक्वल टू यहां पर ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। D2 नेम पॉल एज भी सही है। D3 में लिखा है नेम, यहाँ पे सिंगल कोटेशन सब में लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप D3 में चेक करो तो बोल रहा है आयशा, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोटेशन के साथ डबल कोटेशन है। तो D2 भी बिल्कुल सही है, आप उसको पूरा दोबारा लिखिए। D3 में आपको नोट करना होगा कि जो आपने नेम लिया है यहाँ पर, इसको कोलन डाल के आपको डालना होगा क्या, आयशा। ये भी सिंगल कोटेशन करके आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो ये एक गलती हो गई, दो गलती हो गई। तीसरा यहाँ पर देखो, आपने देखा कि ये जो डेटा है यहाँ पे ये लिस्ट बना रहा है, तो ये भी एक मिस्टेक है। देखो यहाँ पे क्या दिया इसने, डेटा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है तो एंड इसने इस पैरेंथेसिस से किया, जो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी D1, D2, D3। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में मतलब ये भी एक थर्ड मिस्टेक हो गई, मतलब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है देखो, तो यहाँ पर 4 इसमें गलतियां होंगी। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप समझ लेना कि गलतियां कितनी हो सकती हैं, ठीक है। अब DF इक्वल टू PD इक्वल टू डेटा फ्रेम डेटा, तो डेटा फ्रेम का यहाँ पर D तो कैपिटल इसने ठीक किया है, तो DF इक्वल टू क्या लिखोगे आप, PD लिखोगे, डॉट डेटा का D कैपिटल और फ्रेम का क्या होगा, F कैपिटल होगा, उसके अंदर में फिर आप डेटा को पास कर दोगे। तो ये 4 मिस्टेक्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, डेटा फ्रेम की, आयशा की, पैंडास की, और एक मैंने कहाँ खोजा, ये पैरेंथेसिस वाला यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी 4 मिस्टेक्स, राइट। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसी का सब पार्ट है, यहाँ पर आप देखो बोल रहा है कि ये पाइथन कोड आप देखो बनाया हुआ है, और आपको हमको ऐसा आउटपुट चाहिए ना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, चेन्नई, लखनऊ, इम्फाल। लेकिन ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। यहाँ पर ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का मतलब ये क्या है, इसके इंडेक्स हो गए, और ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या इंपोर्ट करोगे, पांडास को। डेटा में क्या लिखोगे, चेन्नई आ गया, लखनऊ, यहाँ पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्या हो गया आपका, लखनऊ। लखनऊ के बाद इंडेक्स तो बिल्कुल सही ले लिया,
PD डॉट सीरीज में जाके आप किसको कॉल करोगे, यहाँ पर इंडेक्स आपका आ गया, आप यहाँ पे कॉल किसको करोगे, डाटा को, और उसके बाद प्रिंट किसको करोगे, तो ऑब्वियसली एस को प्रिंट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन नंबर सी, तो ये हमारा सेक्शन नंबर बी कंप्लीट। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी में, जो है टोटल 12 मार्क्स का। अब इस सेक्शन सी में 3-3 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बेस्ड है किसके ऊपर में, आयशास फैमिली रिप्लेसिंग देयर ओल्ड फैमिली, तो ये बेस्ड है सोशल इंपैक्ट पे। तो देखिए सोशल इंपैक्ट का एक क्वेश्चन आपका आ रहा है किसमें, 3 नंबर का, और ये ज़्यादातर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सोशल इंपैक्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना, सोशिएटल इंपैक्ट, तो सोशिएटल इंपैक्ट में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं, आपके ई वेस्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है कि आयशा की फैमिली ने ओल्ड कंप्यूटर को नए से रिप्लेस किया, उन्होंने नया ले लिया, पुराना कंप्यूटर को उन्होंने क्या किया कि दे डिसाइड टू थ्रो ओल्ड कंप्यूटर इन नियर बाई एम्प्टी फील्ड प्लॉट। तो आपको बताना है कि एक्सप्लेन एनी वन पोटेंशियल इन्वायरमेंटल हैजार्ड। अभी हम कौन से क्वेश्चन नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका जो पहला इन्वायरमेंटल हैजार्ड में आप लिख सकते हैं कि अगर जमीन में फेंक देगा तो कौन सा पॉल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा बोलता है वन रिस्पॉन्सिबल वे टू आयशा फैमिली टू प्रॉपर डिस्पोजल, तो जो ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स हैं वहां पे जाके आप अपना कंप्यूटर को क्या कर दीजिए, जाके दे दीजिए, ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर। और तीसरा जो क्वेश्चन है बोलता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रीसाइक्लिंग इन ई वेस्ट। तो रीसाइक्लिंग क्या करता है भाई, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं रिड्यूस्ड ई वेस्ट, पहली बात तो ये। और दूसरा रीयूज क्या करता है, रीयूज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन न्यू और अदर डिवाइसेस। न्यू और यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, अदर डिवाइसेस, ये भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहां तक क्लैरिटी मिल गई, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी इंटरनल चॉइसेस हैं, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि आप आईपी का पेपर दोगे और अगर आपके नंबर अगर 100 में से 100 नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर सही बात नहीं है ये। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब पहले तो एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनेगी, प्रोडक्ट की बनेगी, प्राइस की, और फिर आप उसकी डिक्शनरी रेडी करोगे, और डिक्शनरी रेडी करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसकी बेसिस पे हमको एक डेटा फ्रेम रेडी करना है। सो देखो जल्दी से इसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखो पहले तो आपको डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी, मैं एक्चुअली लिस्ट की बात कर रहा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी की लिस्ट। तो पहले तो आप इंपोर्ट कर लो किसको, अपने पैंडास को। इंपोर्ट पैंडास एज क्या किया आपने, पीडी कर दिया। अब आप यहां पे सबसे पहले एक D1 बनाओ। D1 इक्वल टू आप डिक्शनरी बनाओगे। देखो आपने लिखा क्या, यहाँ पे क्या ले लोगे, आप ले लोगे की हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट, और कोलन डाल के यहाँ पे क्या डाल दोगे, लैपटॉप, फिर कॉमा डालोगे। अगली की क्या होगी मेरी, प्राइस। तो यहाँ पर मैं इसको इसके बगल में लिख देता हूँ प्राइस, और ये सिंगल कोटेशन में आप डालोगे, कोलन डालोगे। कोलन डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा मैं देखूं जगह बची नहीं बची, तो प्राइस के बाद कोलन डाल के आप इसके नीचे लिख दो क्या, इसको 60,000 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे फिर आप D नंबर 2 बनाओगे, D2 बनाओगे। सेम इसमें भी प्रोडक्ट की आ जाएगी, मैं इसको लिख ही लेता हूँ। कोलन डालोगे, कोलन डालने के बाद में आप यहाँ पे इसको भी लिख दो, ये लैपटॉप भी किस में आएगा, सिंगल कोटेशन में। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी कोटेशन मार्क आपका ना छूटे अगर आप टेक्स्ट ले रहे हो। कॉमा डाल के फिर आप यहाँ पे ले लोगे प्राइस, और इसको भी आप कोलन डाल के जो इसकी वैल्यू है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद ये क्लोज, फिर ऐसे ही आप D3 बना लोगे, D4 भी बना लोगे। ठीक है, ये आपने बना लिया। बनाने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आपने पहले नहीं देखा, तो D3 D4 बनाने के बाद अब आप लिस्ट बना लो L, और ये लिस्ट में आप क्या करोगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ले लोगे, D1 D2 D3 और D4, और उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे DF इक्वल टू PD डॉट
डेटा फ्रेम, हमको क्या बनाना है, इसमें डेटा फ्रेम बनाना है और ब्रैकेट में आप पास कर दोगे लिस्ट को। अब ये क्या करेगा कि आपके डेटा फ्रेम को रेडी कर देगा। इसके बाद आप इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट के लिए आप यहाँ पे लगा दो डीएफ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 30 का। कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ये ए बताया, राइट। अब 30 का ए के बाद में हम आ जाते हैं 30 के बी में। तो मेरा ये पेज तो यहाँ पे फिल हो गया, तो मैं अब दूसरा पेज यहाँ पे ले लेता हूँ और इसमें हम अपना वर्क शुरू करते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, ये हो गया स्टार्ट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर की, 30 के बी की, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आप ये देखो कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए पैंडा सीरीज एज शोन बिलो। ये वाली पैंडा सीरीज बनानी है। तो ये मेरा क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, ये मेरी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। आगे पढ़ो, ये बोल रहा है कि डिक्शनरी को यूज करके बनाना है। तो अब देखो, पहले तो आपने इंपोर्ट ही करना है। आपने बोला इंपोर्ट, आपने लिया पैंडाज एस, क्या ले लिया, पीडी। इसके बाद आप एक डिक्शनरी क्रिएट करोगे जिसमें कि जो कीज हैं वो क्या होंगी, इंडेक्सेस। तो रशिया कोलन मॉस्को, ठीक है, ये हो गया पहला। कॉमा डाल के आप दूसरा कर दोगे हंगरी, ठीक है ना। हंगरी के बाद कोलन डाल के आपने कर दिया बुडापेस्ट, तो ये हो गया बुडापेस्ट। इसके बाद में तीसरा आपने लिया स्विट्जरलैंड, तो इसको भी मैं पूरा लिख लेता हूँ, स्विट्जरलैंड। कोलन डाल के आपने क्या कर दिया, इसको बर्न, ठीक है ना। बर्न नहीं होना चाहिए, सर्न होना चाहिए था क्या। इसके बाद ये रसिया, ये जितने भी कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिए इन सब को आप सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में इस तरह से मार्क कर दीजिए। ये मेरी डिक्शनरी रेडी हो गई। क्वेश्चन बोलता है सीरीज बनाने के लिए आप लिखेंगे s इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में पास कर दीजिए इस डिक्शनरी को और उसके बाद आप प्रिंट कर दो क्या, अपने इस s को। आपका ये काम खत्म। तो ये जो 30 का क्वेश्चन नंबर ए था, इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन नंबर बी इसका बहुत आसान है। तो इस बार मैं जो एक डिफरेंस नोटिस कर रहा हूं, अगर आप देखोगे इस सैम्पल पेपर में, तो वो ये कि इसमें इस बार सीरीज के क्वेश्चंस भी अच्छे से इसमें इंक्लूड किए हैं डेटा फ्रेम के साथ। प्रायर जो एक्सपीरियंस रहा है सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर का, उसमें मोस्टली वो डेटा फ्रेम को इंक्लूड कर लेते थे। ऑल राइट, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। इट इज सेइंग राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया, आपके डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल से, और उसमें भी एसक्यूएल रिवीजन जो हमने पार्ट है उसका क्वेश्चन है ये। मतलब माई एसक्यूएल फंक्शंस जो है आपकी बुक में दिया है। कौन सी बुक में दिया है, एनसीईआरटी की। तो अगर आप सुमिता अरोरा नहीं पढ़ रहे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुमिता अरोरा की बुक को ही आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बुक तो अपनी जगह में है ही है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक ये टेबल इसके लिए क्रिएट करना है। कॉलम नेम दिया है, डेटा टाइप दिया है और उसकी कीज दी हुई है। ये सारे कॉलम नेम्स हैं। तो मैं आपको इसमें अच्छा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखो, ये 2 पार्ट्स में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का ये दूसरा है डेटा इंसर्ट करने का। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 31। आप जब क्रिएट करोगे तो सबसे पहले क्या लिखते हो, क्रिएट। आप क्या लोगे, टेबल। टेबल का नाम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, स्टूडेंट्स। देखिए, आप एक लाइन में लिखने से अच्छा है जब जब आप एसक्यूएल में लिखते हो तो आप इसको 1 लाइन में करो। जब आप कॉपी में आंसर कर रहे हो तो इसको सेपरेट लाइंस में लिखिए। तो मैंने ये ब्रैकेट डाला। सबसे पहले तो मैंने ये फील्ड लिया स्टूडेंट आईडी। इसके बाद में इसका डेटा टाइप क्या बोल रहा है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब मैं इसको ले लेता हूँ इंट, और चूंकि ये प्राइमरी की है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको इस तरह से प्राइमरी की। कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद में ये बोलता है फर्स्ट नेम, सो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम। इसका डेटा टाइप क्या होगा, वैरकैट 20 इसने दिया ही हुआ है, आप इसको वैरकैट 20 कर दीजिए। इसी तरह से मैं बाकी सारी फील्ड्स को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए, मैंने सारी फील्ड्स को यहाँ से ले लिया है, सेपरेट कर दिया है कॉमा से, और लास्ट में ये क्रिएट टेबल का ब्रैकेट डाल के ये सेमी कोलन जरूर डालूंगा। तो ये हो गया मेरा टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स। एक बात याद रखना कि कभी भी ये जो फील्ड नेम्स हैं इनके बीच में आप कहीं पे भी स्पेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। तो ये तो हुआ मेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है वो भी देख लो। तो दूसरे पार्ट में ये बोल रहा है कि हमको डेटा इंसर्ट करना है। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो आप क्या लिखते हो, इंसर्ट। इसके बाद आप क्या लिखते हो, इनटू। फिर मेरा जो टेबल का नाम था वो है मेरा स्टूडेंट। ये मेरा हो गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप ले लो वैल्यूज। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि पहला क्या है, नंबर है, तो 1 लिया। सेकंड में आपको बोलता है कि इसका नाम है सुप्रिया, तो आप लिख दीजिए सुप्रिया। फिर सिंगल कोटेशन मार्क में आप देखिए हमने नेम डाला, फिर कॉमा डाल के सेपरेट करके हमने लिखा सिंह, जो ऑर्डर है।
फिर कॉमा डाल के आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में क्या डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए। और हमेशा डेट क्या रहता है, YY डैश, फिर MM डैश मतलब 08, फिर डैश लगा के DD दैट इज माई 18, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा डाल के फिर हमारा फ्लोट है 75.5, इसके बाद सेमी कॉलन डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये मेरा हो गया 31 का सेकंड क्वेश्चन। एग्जीक्यूट करोगे ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा 31 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इट्स वेरी इजी। और ये क्वेश्चन आप याद रखिए कहाँ से है, SQL रिवीजन से। कहाँ से है, आपके SQL रिवीजन से। और ये रिवीजन आपको कहाँ मिलेगा, सुमिता अरोरा की बुक में। कहाँ पे मिलेगा, सुमिता अरोरा की बुक में। और या फिर आपको कौन सी बुक लेनी पड़ेगी, IP क्लास 11 की NCERT। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको पढ़ते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, सुमिता अरोरा की बुक को फॉलो करिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। यहाँ पर बोलता है कि ये दो टेबल को आप कंसीडर करो। टेबल 1 है एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई ID स्टोर करता है, नाम स्टोर करता है सिटी। टेबल 2 है पेरोल, जो कि एम्प्लॉई ID को स्टोर कर रहा है, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी को। मतलब ये दो टेबल पे बेस्ड है। पहला टेबल आप देखो एम्प्लॉई है, दूसरा है मेरा पेरोल। दोनों में कॉमन फील्ड क्या है, एम्प्लॉई ID। और यहाँ पे 1 2 3 4 है। और यहीं पर सेम ये एम्प्लॉई ID कहाँ पे है आपका, एम्प्लॉई टेबल में। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर इसका प्राइमरी की है। और जब आप इन दोनों टेबल को आपस में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन की। तो जब आप मल्टी टेबल क्वेरी बनाते हो, कौन सी टेबल की क्वेरी बनाते हो, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेस्ड है किस पे, मल्टी टेबल क्वेरी पे। मल्टीपल टेबल क्वेरी का मतलब आपने पढ़ा होगा क्या, ज्वाइंस को। तो ज्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी की और फॉरेन की, जो भी दो टेबल्स होते हैं। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दो टेबल है एम्प्लॉई, ये जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉई टेबल, और दूसरा मैंने यहाँ पे बताया आपको पेरोल टेबल। पहला क्वेश्चन बोलता है डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, तो डिपार्टमेंट वाइज वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे कौन सा क्लॉज लग जाएगा आपका मित्रों, ग्रुप बाई क्लॉज। तो आप लेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ फील्ड का नाम ऑलरेडी डिपार्टमेंट ही दिया है, तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं कैपिटल में ही लिख लेता हूँ, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है एवरेज सैलरी निकालना, तो फंक्शन का नाम क्या है, एवरेज। ब्रैकेट में आपने डाल दिया सैलरी, क्या डाला आपने, सैलरी। और उसके बाद टेबल का नाम क्या दिया, फ्रॉम माय टेबल नेम दैट इज पेरोल। तो आपने लिख दिया यहाँ पे पेरोल। ठीक है, पेरोल देने के बाद में बोलता है कि भाई आपको यह डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रुप बाई। और फील्ड का नाम क्या दे दिया आपने यहाँ पे, डिपार्टमेंट वाइज है, तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाई, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट कर देंगे। क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है लिस्ट ऑल डेजिग्नेशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। डेजिग्नेशन मतलब ये है, डेजिग्नेशन सैलरी के बेस पे ऑर्डर बाई करना है। तो आपने लिखा सेलेक्ट, सबसे पहले आपने लिया यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे ये हो गया डेजिग्नेशन। और क्या डिस्प्ले करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेजिग्नेशन लेना है, कॉमन नहीं डालना है। आप लिख दो फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम अगेन क्या है आपका, पेरोल। और क्वेश्चन बोलता है कि सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ऑर्डर बाई सीधे सीधे सैलरी। और सैलरी डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ऑर्डर बाई सैलरी DESC। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल, ऑर्डर बाई सैलरी DESC। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्ले एम्प्लॉई नेम along with their corresponding डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है पेरोल में, और एम्प्लॉई नेम जो है वो कहाँ पे है, मेरे एम्प्लॉई टेबल में। तो ये मल्टी टेबल क्वेरी मतलब ज्वाइंस है। तो इसका जो आंसर आप लोगे, कैसे लोगे, इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप तो ले लो सेलेक्ट, पहले बोला एम्प्लॉई नेम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है EMP_नेम, कॉमा डाल के बोलता है कि आपको इसका डिपार्टमेंट देना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डिपार्टमेंट। ठीक है, चूंकि दोनों यूनिक फील्ड है तो इनको अलग आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर दो टेबल का नाम क्या है, पहला मेरा टेबल है एम्प्लॉई, तो आपने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉई।
उसके बाद आपने कॉमा डाल के यहाँ पे दूसरा टेबल क्या दे दिया, पेरोल। लेकिन ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड होंगे तभी आपको जो है कॉमन वैल्यूज दिखाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर, कौन में है आपका प्राइमरी की कौन सी फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, जो किस में है पहले एम्प्लॉय, तो आप लिखिए एम्प्लॉय डॉट EMP_ID इक्वल टू, फिर आप इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे पेरोल डॉट EMP_ID और सेमीकोलन डाल देंगे। ये तो एक पहला तरीका है। दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो कि सेम यही कोड रहेगा, मैं जल्दी से पहले इसको लिख देता हूं। ये पहला तरीका है ना इसका। सेकंड तरीके में आप क्या करोगे, मैं लिख के बता देता हूं आपको, स्क्रॉल अप कर लिया जाए इसको। जैसे ये लिखा आपने, इसके बाद अगर आप फ्रॉम में जाओ तो यहाँ पे पहला टेबल आप क्या ले लो, एम्प्लॉय, और इसका आप आलियाज नेम दे दो, और डिपार्टमेंट का जो पेरोल है दूसरा टेबल, तो ये पेरोल आप उठाओ इसको और इसका ये एलियाज नेम पी दिया। देन इनका रिलेशन आप स्टैब्लिश करोगे एलियाज नेम के साथ, E.employee_ID इक्वल टू आप P डॉट कर सकते हो क्या, employee_ID। तो ये जब एग्जीक्यूट कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों तरीके हैं इसके। कौन से क्वेश्चंस के लिए, कौन से क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए, राइट। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसी में बोलता है और ऑप्शन में, और ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन बोलता है कि भैया आपके पास दो टेबल हैं, एक एथलीट, इसमें आईडी, नेम और कंट्री है, दूसरा टेबल है मेडल्स, आईडी, स्पोर्ट्स और मेडल है। ये दोनों टेबल में यहाँ आ जाते हैं। अब फिर से वही बात, दोनों टेबल है, मल्टी टेबल है, ज्वाइन है, एथलीट आईडी दोनों में कॉमन, ये यहाँ पर इसमें क्या होगी, प्राइमरी की, क्योंकि ये एथलीट का मेन है, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसके पर्पस को समझिए। जैसे एथलीट टेबल है तो ऑब्वियसली आईडी उसी का ही होगा ना। कई बार आप रिपीटेशन को भी जरूर चेक करेंगे। अब रिपीटेशन नहीं है तो उसका डेडिकेशन आपको देखना है। अब यहाँ पर ये जब दोनों टेबल को लिंक करोगे तो फॉरेन की बन जाएगा। अब एसक्यूएल क्वेरी इन दोनों की बेसिस पे बोलता है डिस्प्ले द स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन। तो स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मेडल मतलब क्या आ गया, सम आ गया। हम अभी आई गेस क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट को कर रहे हैं, और वाला, ठीक है ना। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 32 ही है यहाँ पर। तो इसके बी पार्ट में आ जाओ जल्दी से। ये आगे क्वेश्चन नंबर बोलता है, पर मैं टेबल देख लेता हूँ, एथलीट और मेडल, लेकिन यहाँ पे मेडल में ही हमको स्पोर्ट्स और मेडल मिल जा रहा है। तो आप इसके बी का जो पहला क्वेरी लिखोगे, आप लिखोगे सेलेक्ट, किसको सर्च करना है, स्पोर्ट्स वाइज निकालना है तो स्पोर्ट डिस्प्ले करोगे, सम करोगे किसका, आपके मेडल्स का। तो ये मेडल्स ले लिया। कौन सा टेबल है मेरा, ऑब्वियसली मेरे टेबल का नाम है मेडल्स। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसमें यहाँ पे डालोगे ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में जाके बोलोगे कि स्पोर्ट्स वाइज करना है, तो आप ये फील्ड का नाम दोगे ग्रुप बाई स्पोर्ट्स। ये मिल गया हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बोलता है कि आपको डिस्प्ले करना है नेम ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट इन अपर केस। नेम ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो सबसे पहले तो आप बोलो नेम ऑफ ऑल एथलीट, तो सेलेक्ट हो गया नेम, लेकिन नेम किस में आना चाहिए, अपर में। अपर मेथड यूज करो, ब्रैकेट में जाके आप टाइप करोगे नेम, और उसके बाद डालोगे फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, एथलीट, क्या है, एथलीट। और कंडीशन में बोलता है कि वेयर, क्या है वेयर, वेयर में आपने बोला कंट्री इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इंडिया। सेमीकोलन डाल दीजिए, आपका काम खत्म। तो ये हो गया मेरा टेबल नंबर 2, जिसमें कि हमने मेडल को निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 32। 32 के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 33 नंबर को। अब ये सेक्शन नंबर डी देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सेक्शन सी जो थे सारे क्वेश्चंस, 3-3 क्वेश्चंस थे, केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि बेसिकली 3-3 मार्क्स कंटेंट कर रहे थे। अब इसके बाद में सेक्शन डी जो है 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। During a practical exam, Ankita has to fill in the blanks in the Python program that generates a bar chart. It's basically based on your matplotlib. किस पे बेस्ड है, matplotlib पे बेस्ड है। तो चलिए फिर इसको भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये डेटा आपके पास है,
दिस बार चार्ट रिप्रेजेंट दिस, ये बार चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। बोलता है ये बार चार्ट बनाने में जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर आप जो पहली लाइन है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करोगे, तो इंपोर्ट आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो मैट प्लॉट लिब डॉट क्या करते हो आप पाई प्लॉट, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये SPLT आ गया। तो ये हो गया मेरा पहले लाइन का फिलर, मैं यहाँ पे अंडर स्कोर कर दे रहा हूँ। पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन में करल लीना राज बिल्कुल सही है, तीसरी लाइन में बुक अंडर स्कोर रीड भी सही है। फोर्थ लाइन जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पहली लाइन की, फिर फोर्थ लाइन आपकी आएगी। फोर्थ लाइन में आप बोलोगे PLT डॉट बार स्टूडेंट के बाद कॉमा डाल के, तो स्टूडेंट तो हो गया मेरा डेटा बुक अंडर स्कोर रीड। तो जो सेकेंड आएगा हमारा उसमें आप ब्लैंक में क्या डाल दोगे, बुक अंडर स्कोर रीड को आप डालोगे, ठीक है। लेबल बुक रीड हो गया। फिर थर्ड X लेवल दिया है, फोर्थ में बोल रहा है PLT डॉट बुक रीड। तो बुक रीड यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, हमारा Y लेवल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे ही कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आ गया 4, 5, 6 नंबर की लाइन, कौन से नंबर की लाइन में आप गए, आप 6 नंबर में। और यहाँ पर आके आपने लिखा PLT डॉट क्या लेंगे, PLT डॉट Y लेबल, क्या ले लेंगे Y लेबल, और इसके अंदर में जाके आप डाल देंगे बुक्स रीड, क्या लेंगे बुक्स रीड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा 6 नंबर के बाद 7 में PLT डॉट लीजेंड, ठीक है। 7 में आया PLT डॉट टाइटल, 7, 6, 7, 8 नंबर की लाइन। अब इस 8 नंबर की लाइन में जो टाइटल है इसमें आप क्या डाल देंगे, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाई स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे PLT डॉट टाइटल, जिसमें ये जो यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है उसको आपको मेंशन करना होगा, नंबर ऑफ बुक्स रीड, ऑलराइट, एंड बाई टाइटल। मैं इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये समझ में आया आपको टाइटल, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और उसके बाद PLT डॉट शो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मिला हमको आंसर इस क्वेश्चन का। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैटप्लॉटलिब आ गया, यहाँ पर हमारा ये डेटा आ गया स्टूडेंट का, यहाँ पर ये Y लेबल आ जाएगा, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा जो टॉप में लिखा हुआ था, तो 4 आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट ए सुटेबल कोड। अच्छा, ये वही क्वेश्चंस हैं जो ब्लैंक यहाँ पे भरे हुए थे, जिसको मैंने आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। यहाँ पर ये बोलता है कि एक राहुल जो है वो एक डेटाबेस का डिज़ाइनर है। उसने डेवलप किया एक डेटाबेस बुक शॉप के नाम से, और इस डेटाबेस में उसने इंक्लूड किया बुक टेबल को। कौन से टेबल को इंक्लूड किया, बुक टेबल को, जिसमें कि कॉलम्स जो हैं वो है बी कोड, टाइटल, ऑथर, प्राइस। यहाँ पे यूनिक बोल रहा है, ये इंडिकेटर है बुक टाइटल का। ऑथर जो है वो ऑथर का नाम है, और प्राइस जो है लिस्ट ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल के यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आपको बोल रहा है SQL क्वेरी टू डिस्प्ले बुक टाइटल्स इन लोअर केस। बुक टाइटल मेरा ये है। चलिए इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 34 नंबर को, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन का सबसे पहला, राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले 1 2 1 2 1 2 1। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लिखा सेलेक्ट, क्या डिस्प्ले करना है, बुक टाइटल, किस केस में, लोअर केस में। तो आप सीधे सीधे लिख दो लोअर, ब्रैकेट में आप जाके डाल देंगे टाइटल, टेबल का नाम आप दे दीजिए फ्रॉम टेबल इज माई बुक। ये हो गया सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट प्राइस अमंग द बुक्स। तो सीधे सीधे इसमें कोई ग्रुप बाई नहीं, सीधे सीधे हाईएस्ट प्राइस है। आप लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, हाईएस्ट का मतलब मैक्स हो गया। अब यहाँ पे डाल दिया आपने प्राइस, आपने डाला फ्रॉम के बाद आपका टेबल का नाम, दैट इज माई बुक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि SQL क्वेरी बनाओ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक। अब डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली बोल रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आपने लिए सेलेक्ट लेंथ, अब किसका, टाइटल का, कैरेक्टर है ना, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ईच बुक टाइटल। वापस से आप डाल दो टाइटल, और सीधे सीधे डाल दो फ्रॉम माई टेबल नेम, वापस से क्या दे दिया आपने, बुक दे दिया। यहाँ पर एक मिस्टेक मेरे से मैंने की कि सेमी कॉलन नहीं डाला। याद रखिए SQL का स्टेटमेंट आपने लिखा, सेमी कॉलन से आपको उसको एंड करना है, क्लियर है। थर्ड के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ।
4 में बोलता है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक कोड एंड प्राइस सॉर्टेड बाय प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिस्प्ले द बुक कोड, तो ये है बुक कोड एंड प्राइस, ये प्राइस, और सॉर्टिंग किससे होगी, प्राइस से डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे 2 फील्ड है, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट के बाद आपने क्या लिया, यहाँ पे बुक कोड लिया, क्या लिया यहाँ पे BCOD, बुक कोड के बाद आपने लिखा प्राइस, इसके बाद में आपने यहाँ पे डाला फ्रॉम, टेबल का मेरा नाम क्या था, ऑब्वियसली बुक, बट इस बार आप देंगे ऑर्डर बाय, किस फील्ड से, प्राइस से, तो मैंने लिया प्राइस, और ये होगा डिसेंडिंग, तो DESC, हो गया मेरा काम खत्म। तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया चारों सॉल्यूशंस, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में। इसको समझने के बाद में अब इसी में ऑप्शन दिया है, ये एसक्यूएल पे बेस्ड है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कविता ने एक डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल के लिए बनाया, इसमें मेडिसिन नाम का टेबल इंक्लूड किया, उसमें ये कॉलम्स है, मिड यूनिक है, प्राइमरी की है, मिड नेम है, सप्लाई सिटी, स्टॉक और डेल डेट, ये उसका डेटा है। टेबल का नाम क्या है, यहां ध्यान रखना आप, मेडिसिन, क्या है, मेडिसिन। क्वेश्चन बोलता है कि आउटपुट आपको निकालना है, सेलेक्ट लेंथ ऑफ मेडिसिन नेम, ये लेंथ इसकी निकालनी है। फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक इज ग्रेटर देन 100, स्टॉक इज ग्रेटर देन 100 मतलब ये और ये 3 फील्ड है, तो इनकी लेंथ निकालनी। तो पहले का लेंथ काउंट कर लीजिए, 437 और 411, तो पहले मैं आंसर करता हूँ 11। दूसरे का बोलता है काउंट करिए 120 का कप सिरप, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 + 3 9 2, अगेन 11। और इसके बाद 135 में है 3 3 6 एंड 7। तो इसका जो आंसर आएगा जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे ये लेंथ फंक्शन लिखा रहेगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर देख लो, ये 34 का बी पार्ट, 34 का बी और उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो लेंथ आपने किसकी निकाली यहाँ पर, जो आउटपुट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे मेडिसिन का, है ना। सो MED _ आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना, और उसके बाद ये आउटपुट आप इस तरह से दिखा देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि सेकंड मतलब 34 का बी का सेकंड क्वेश्चन, मेडिसिन नेम, मेडिसिन से जहाँ पे मंथ डेल _ डेट = 4, मंथ पार्ट 4 किसका है, ये वाले का है। तो आंसर क्या निकालना है हमको, मेडिसिन का नेम, तो इसका नाम आ जाएगा ब्रूफेन, ठीक है ना। तो ये आप स्पेलिंग को चेक कर लेना, मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रोफेन, ठीक है ना। और इसका ऊपर अगर आपको टेबल का नाम देना है तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही दे देना, med _ नेम, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, सेलेक्ट मेडिसिन नेम, फिर से फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक इज बिटवीन 120 एंड 20, 120 से किसके बीच में, 200 के बीच में। तो 120 से 200 के बीच में ये भी आएगा, 35 भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा MO1, ये होगा अच्छा मेडिसिन नेम है तो MO1 का मतलब पैरासीटामोल, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा बोल रहा है 120 मतलब कप सिरप, तो ये आप कर दो कप सिरप। और थर्ड जो आप डालेंगे वो होगा आइबुप्रोफेन, ठीक है ना, आइबुप्रोफेन, जो भी है इसकी स्पेलिंग। तो ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है। और चौथा बोलता है आपको कि अगर आप मैक्स डालोगे डिलीवरी डेट में, तो मैक्स जब आप डिलीवरी डेट में डाल रहे हैं मेडिसिन टेबल से, तो मैक्सिमम का मतलब जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट का मतलब जो सबसे लेटेस्ट होगी। तो 6 मंथ वाली जो है वो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम दिख रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2023-06-15। ऊपर में टेबल का टाइटन अगर आप देंगे तो वो लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा डेल _ डेट। कौन सा क्वेश्चन नंबर का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन 34 की। अब आ जाते हैं फाइनल सेक्शन नंबर ई में। सेक्शन नंबर ई में है क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क पे बेस्ड, और उसके बाद डेटा फ्रेम का आएगा। तो 35 क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो एक इसमें केस स्टडी दी हुई है, तो ये तो आपको मालूम है कि 5 नंबर तो आपके हैं ही, ठीक है ना। बट फिर भी बिना प्रैक्टिस के बोलना भी ठीक बात नहीं, लेकिन चूंकि हमेशा ये आते हैं तो अक्सर ये हमारी प्रैक्टिस में रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर केस स्टडी में ये बना हुआ है बेंगलुरु का ऑफिस सेटअप,
मैं इस सेटअप को यहाँ पे बना लेता हूँ। ये है मेरा HR। HR के बाद में है यहाँ पर टेक्निकल, ठीक है ना। ये टेक्निकल को ले लो, ये बन गया मेरा टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पे बना दो फाइनेंस, चलिए बना दीजिए। फाइनेंस के बाद में अगला जो बनाएंगे वो है क्या, हमारा सपोर्ट। ऑल राइट, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पहला बोलता है कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट इन बेंगलुरु ऑफिस सेटअप टू इंस्टॉल द सर्वर, ऑल्सो गिव द रीजन। तो जो पहला क्वेश्चन है, सेटअप कहाँ बिठाओगे, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे। वी विल सेटअप आवर सर्वर इन HR। HR को हम क्या बनाएंगे, सर्वर। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ मैक्स नंबर ऑफ पीसीस। ऑल राइट, बिकॉज ऑफ मैक्स नंबर ऑफ पीसीस। सेकेंड ड्रॉ है सुटेबल केबल लेआउट। तो जब आप केबल लेआउट देखोगे तो अगर आप HR देखो, चूंकि ये हमारा सर्वर बन गया ना, तो सर्वर से ही सीधे सीधे हमको कम्युनिकेट करना है, तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से स्टार टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। डिस्टेंस भी आप चाहें तो मेजर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो HR से फाइनेंस है, आप मेंशन कर दीजिए 65। HR से सपोर्ट जो होगा वो होगा 70, और HR से टेक्निकल जो होगा वो होगा 80। तो केबल लेआउट की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो चूंकि हमारा ये सर्वर बन गया तो वो सेंट्रल प्लेस हो गया। तो सेंट्रल प्लेस हो गया तो ऑब्वियसली बाकी डिपार्टमेंट को आप उससे ही कनेक्ट करोगे, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आंसर आप देख रहे हो ये सेकंड है, ठीक है, 36 का, आई एम नॉट रॉन्ग, 35 का। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस आप सजेस्ट करोगे कंपनी को परचेस करने के लिए, जो कि हर एक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करे। तो हर एक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, हर एक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे जितने भी कंप्यूटर्स आपस में आप देख रहे हैं, उनके लिए बीच में एक नेटवर्किंग डिवाइस डालोगे। ये नेटवर्किंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, या तो हब लोगे या क्या लोगे, यहाँ पे स्विच लोगे कनेक्ट करने के लिए। तो ज़्यादातर तो हम सजेस्ट करेंगे स्विच, लेकिन दोनों किया जा सकता है। यहाँ मेंशन नहीं है कि हब जो है चूंकि ब्रॉडकास्ट करता है सभी को, तो वही होना चाहिए, तो आप दोनों ले सकते हैं। क्लियर। देन फोर्थ इज सेइंग कि कंपनी इज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग ए नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन बंगलुरु से लखनऊ। अब बंगलौर से लखनऊ की बात कर रहे हैं ना, तो बेंगलुरु से लखनऊ का डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर। तो अगर आप पांचवा क्वेश्चन का नेटवर्क बनाओगे तो ये कौन सा नेटवर्क होगा, ऑब्वियसली ये तो वाइड एरिया नेटवर्क हुआ ना, क्योंकि 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, 50 किलोमीटर से। फिफ्थ में बोलता है कि कंपनी इज प्लानिंग टू डेवलप ए इंटरएक्टिव वेबसाइट दैट विल इनेबल इट्स एम्प्लॉय टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस आफ्टर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए अब इस कंपनी को एक वेबसाइट बनानी है। अब वुड यू रिकमेंड स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ काइंड ऑफ न्यू अर्बन क्वेश्चन। स्टैटिक पेज का मतलब क्या है, स्टैटिक पेज का मतलब जिसका डेटा क्या होता है, फिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या है, जिसका डेटा क्या होता है, फ्रिक्वेंटली डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। जो फ्रिक्वेंट है, जिसमें कि रेगुलर्स जो डेटा हैं वो आते हैं, और कौन से डेटा आते हैं, अपडेटेड रिक्वायर्ड्स। और ये जो अपडेटेड होते हैं ये रियल टाइम होते हैं, क्या होते हैं, रियल टाइम। तो यहाँ पर अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो वो रियल टाइम होगा, जो अपडेटेड होना चाहिए और रेगुलर आना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या देंगे, डायनेमिक। तो आप लेंगे वी विल यूज डायनेमिक वेब पेज। और उसके बाद जब इसका रीजन देंगे तो वी कैन से कि बिकॉज वी वांट टू शो हियर रियल टाइम डेटा एंड इट शुड बी अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। So, I mean, this is how you can get the understanding of this particular question, that is question number 5. So, this is very good question of this particular sample paper. I really like this. So, इसने अच्छे से दिया इस क्वेश्चन को स्टैटिक डायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. So, I am done with this case study वाला part of this computer network of this question number 35. Let's come to the question number 36. It is again based on your data frame. We'll discuss it now. So, question number 37. इट इज सेइंग दैट कंसीडर द डेटा फ्रेम DF. ये डेटा फ्रेम है. अब बोलता है कि प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम. फर्स्ट 2 रोज.
क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 2 रोज का मतलब क्या है, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, df, सो वी कैन राइट df डॉट, इसके बाद में फर्स्ट 2 रोज बोल रहा है तो वी कैन टेक दिस हेड, ब्रैकेट में डाल सकते हैं 2, विल गेट द आंसर। सो ये हो गया। दूसरा फर्स्ट 2 रोज है मतलब इंडेक्स 0 से लेकर 2 है, तो आप क्या एक या तो ये कर दो, दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो df डॉट, आप ले लो LOC, ब्रैकेट में डाल दो फर्स्ट 2 रोज मतलब 0:2, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये भी आपको आंसर दे देगा। रोज की बात हो रही है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, डिस्प्ले टाइटल ऑफ ऑल द मूवीज, टाइटल ऑफ ऑल द मूवीज, तो आप कुछ नहीं करेंगे, df लगाएंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे जाके टाइटल, तो ये डिस्प्ले कर देगा। और आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं df डॉट टाइटल, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले वाला को ही लीजिएगा। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, बोलता है रिमूव द कॉलम रेटिंग, इसको रिमूव करने ये बोल रहा है। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है ड्रॉप मेथड, तो आपने लिखा है df डॉट ड्रॉप। अब क्या ड्रॉप करना है हमको, यहाँ पर कॉलम को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे पहले आप फील्ड नेम दोगे, तो कॉलम का नाम क्या है हमारा, रेटिंग। अब रेटिंग अगर बाय डिफॉल्ट तो ड्रॉप क्या करता है, रो को ड्रॉप करेगा, तो आप कॉमा डाल के यहाँ पे आप मेंशन करोगे एक्सिस इक्वल टू 1, जिसका कि मतलब सिस्टम समझेगा कि ये एक कॉलम है। अच्छा, जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो तो ये इन प्लेस नहीं हो रहा, तो आपको वापस क्या लिखना होगा, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, तब जाके ये आपका डेटा को डिलीट कर देगा। तो ये हो गया मेरा ड्रॉप। यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर हम डेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर डेल को यूज कर सकते हैं, प्लीज कमेंट मी। नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द डेटा ऑफ टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेक्स 2 to 4, डिस्प्ले द डेटा ऑफ टाइटल, टाइटल कॉलम रो नंबर 2 से लेकर 4 तक, तो आप लेंगे df डॉट LOC 0, कहाँ से बोल रहा है, 2 से लेकर 4 तक, तो स्टार्ट करोगे 2, है ना, और कोलन डाल दिया, और 4 आपने डाला है तो आप 4 भी लिख सकते हैं, या आप इसको कॉमा छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 2:4 कर देता हूँ। कॉमा डालने के बाद आपको बोलता है कि कौन सा फील्ड चाहिए आपको, टाइटल, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा टाइटल, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अच्छा, ये जब LOC लगाएंगे तो ये होगा मेरा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में, मैंने ऊपर में LOC में क्या लगाया है, हाँ यहाँ पे ये मैंने डाला, इट शुड बी इनसाइड दिस लाइक, ओके। सो ये हो गया मेरा 36 का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोल रहा है रीनेम करने के लिए, तो देखिए ये जो रीनेम है, ये स्लाइसिंग है और रिमूव है, ये मोस्ट कॉमन है, ये हमेशा आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। रीनेम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, df डॉट, आप सीधे सीधे लिखते हैं रीनेम, ब्रैकेट में जो कॉलम है, याद रखिए हम डिक्शनरी यूज करेंगे, टाइटल को हमको नेम में करना है, तो हमारा जो नया नेम है उसको हम लेंगे एज ए वैल्यू, तो यहाँ पर हम डाल देंगे टाइटल, और उसको कोलन डाल के हम यहाँ पे कर देंगे नेम, और नेम के बाद में ये मेरा ब्रैकेट क्लोज होगा, कॉमा डाल के हमको क्या चेंज कर रहे थे यहाँ पे, कॉलम, कॉलम के लिए एक्चुअली हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी कि इट शुड बी, यहाँ पर इसमें लिखने के हम कॉलम, मैं काम करता हूँ, इसको फिर से लिख देता हूँ इरेज करके, ये मैंने लगाया ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम्स इक्वल टू, फिर लगाऊंगा इन्वर्टेड, जहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल और कोलन डालूंगा, कोलन डालने के बाद इसको कन्वर्ट करना है नेम से, तो मैं लिख दूंगा नेम, इसको क्लोज करके करली ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कॉलन। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस डेटा फ्रेम का। और हम आ जाते हैं अब अपने फाइनल क्वेश्चन में, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 37, जो वापस से आपको SQL क्वेरी बनाने के लिए बोल रहा है। तो अब ये SQL क्वेरी जो बनाने के लिए बोल रहा है, इसमें सबसे बोल रहा है कि आपको एवरेज स्कोर निकालना है टेस्ट रिजल्ट से, ये टेस्ट रिजल्ट कॉलम है, और एग्जाम टेबल से। तो आप लिखोगे सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 37 का A का फर्स्ट, है ना। तो सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट के बाद में बोल रहा है एवरेज स्कोर ना, टेस्ट रिजल्ट कॉलम से, तो एवरेज स्कोर का मतलब AVG, और यहाँ पे बोलेंगे टेस्ट अंडर स्कोर रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद में टेबल का नाम क्या है हमारा, एग्जाम, तो हमने लिखा फ्रॉम माई एग्जाम, सेमीकोलन डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ये बोलता है टू डिस्प्ले द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट 3 कैरेक्टर्स, और टेबल जो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये कॉलम है, व्हीकल टेबल है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप बोलेंगे लास्ट 3 कैरेक्टर्स, तो राइट साइड का, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट फंक्शन आप यूज करोगे राइट, और यहाँ पर फील्ड का नाम हमने क्या दिया है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप डालेंगे, इसकी स्पेलिंग लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन _ नंबर, कॉमा डाल के लास्ट 3 कैरेक्टर, तो ये डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज। टेबल का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे व्हीकल्स, क्या करेंगे, व्हीकल्स। पुट दिस सेमीकोलन, ये इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपने लगाया, राइट फंक्शन, जो कि एक टेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पर क्या लगाया आपने, एवरेज। थर्ड बोलता है टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द कॉलम यूजर नेम इन द यूजर टेबल आफ्टर एलिमिनेटिंग एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग। तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ट्रिम, तो आप डालेंगे सेलेक्ट। अब दोनों एक साथ ट्रिम करना है, लीडिंग और ट्रेलिंग, इसलिए ट्रिम फंक्शन अगर लेफ्ट साइड का रहता तो एल ट्रिम, राइट साइड का स्पेस रहता तो आर ट्रिम। अब इसके बाद में कॉलम का नाम क्या है, हमारा यूजर नेम, तो आप डाल दीजिए यूजर नेम, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद डालिए फॉर्म। फ्रॉम के बाद में यहाँ पर ये बोल रहा है टेबल का नाम यूजर्स, सेमीकोलन डाल देंगे और आपका ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैलरी कॉलम, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में आप लिखोगे सेलेक्ट, आप लगाओगे मैक्स फंक्शन, मैक्स के अंदर आप डाल देंगे सैलरी, और सैलरी के बाद टेबल का नाम देंगे फ्रॉम विच इज माई एम्प्लॉय, So we are done with this question as well. So now the question number 5. कौन सा क्वेश्चन में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 5 में, डिटरमाइन द काउंट ऑफ रोज इन द सप्लायर टेबल। काउंट ऑफ रोज, तो काउंट ऑफ रोज बोल रहा है इन द सप्लायर टेबल, रोज की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहा है, रोज की, पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को काउंट नहीं करना, इसलिए सेलेक्ट काउंट स्टार आप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज माई सप्लायर्स। क्लियर, सेमीकोलन डाल दीजिए, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पर, यहाँ पे काउंट स्टार है, याद रखना, ठीक है, समझ गए आप बात को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी में। यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी में बोल रहा है कि फंक्शन बनाइए। आई गेस मेरा ये जो शीट है ये भी फिलअप हो गई, तो मुझे कहीं पर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं कोई स्पेस बचा होगा, तो मैं एक और पेज इसमें ले लेता हूं। तो चलिए फिर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जो बी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राउंड करो वैल्यू ऑफ पाई। राउंड करो क्या, आपको वैल्यू ऑफ पाई, तो आप यहाँ पे लोगे सेलेक्ट, कौन सा फंक्शन, राउंड फंक्शन। कौन सी वैल्यू है, 3.14159, कितने डिजिट से बोल रहा है, 2 डिजिट से, तो 2 डाल के सेमीकोलन, काम खत्म। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 125 इज डिवाइडेड बाई 8। सेलेक्ट द रिमाइंडर, मतलब एसक्यूएल में कौन सा फंक्शन है, मॉड। अब यहाँ पे डिवाइड करना है 125 को 8 से, सेमीकोलन डाल दीजिए, ये हो गया सेकंड न्यूमेरिकल फंक्शन। थर्ड बोलता है डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड। तो अब भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर तो हमने पहले भी पढ़ा है, सेलेक्ट लेंथ कर दो और यहाँ पर आप डाल देंगे न्यू दिल्ली, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। यहाँ पर बोलता है डिस्प्ले द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द वर्ड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। फर्स्ट 5 कैरेक्टर मतलब लेफ्ट साइड से। सो व्हाट वी कैन डू इज क्वेश्चन नंबर 37 का 4 सेलेक्ट कर दो, लेफ्ट ले लो, ब्रैकेट में डाल दीजिए इनफॉर्मेटिक्स स्पेस देके प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस देने के बाद क्लोज करेंगे, ये सिंगल कोटेशन है तो सिंगल ही लेंगे। और कितने कैरेक्टर्स बोल रहा है, फर्स्ट 5, तो 5 डाल दीजिए। ये हो गया मेरा 4th। यहाँ पर आप सब स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट, अगर आप लिखते हैं सब str और यहाँ पे फिर से लिखते हैं, मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर देता हूँ, हालांकि आप इसी को यूज़ करिएगा जो पहले मैंने बताया। यहाँ पर आपने लिख दिया इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस देके प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, टोटल कितने कैरेक्टर, 5। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये दोनों आपके पास तरीके हैं, या तो लेफ्ट मेथड को आप यूज़ कर लो या सब str को यूज़ कर लो, दोनों से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 में, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। दिस इज बेसिकली सेइंग इज डिस्प्ले द डिटेल्स फ्रॉम ईमेल कॉलम,
कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल से। कौन से टेबल से? और रिमूव करना है लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आई गेस हो गया। तो चलिए ठीक है, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ईमेल। तो क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट, आपने लिया ट्रिम, ट्रिम के अंदर आपने डाला ईमेल, ईमेल के बाद में क्वेश्चन नंबर मतलब फील्ड टेबल का नाम क्या है हमारा? स्टूडेंट्स। सेमीकोलन डाल दीजिए, हमारा ये एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे देगा। तो ये देखिए मैंने पूरे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए। सैम्पल पेपर ईयर 2024-2025, ऑल 5 सेक्शंस वी जस्ट सॉ इन दिस पेपर। अगर इन सब का अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब अगर सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, तो एक तो ये तरीका है कि शॉर्टकट ये है कि सैम्पल पेपर हमने सॉल्व किया तो हमारा ये कंफर्मेशन है कि हम पास तो हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट व्हेन यू टारगेट फॉर 100 मार्क्स ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैम्पल पेपर के पहले उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझिए। उन कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट आईपी क्लास 12 ईयर 2024-25 के नाम से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइए, चैनल के पेज में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आईपी की उस प्लेलिस्ट को ओपन करके एक एक कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिए। आप वन शॉट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे हर एक यूनिट्स के वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, उनको भी जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। तीसरी बात, सैम्पल पेपर्स पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के भी सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उनको भी आप जरूर सॉल्व करिए, मैं सजेस्ट करूंगा। तो इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर को करंट ईयर दैट इज 24-25 को तो आपको देखना ही देखना है, बट आपको सैम्पल पेपर 24 मतलब 23-24 का 22-23 का भी एक बार जरूर देखना चाहिए, सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके। सो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन दिया वो सिर्फ आंसर नहीं लिखा, हमने अपनी ओर से आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है, और ये एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आपको उन कॉन्सेप्ट को भी समझने की हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन का जो रेट है वो ऑब्वियसली कम है। अगर अंडर रेटेड है तो इसको मोस्ट वांटेड भी बना दीजिए, मोस्ट डिमांडिंग भी बना दीजिए, इट्स ऑल इन योर हैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट करिए, ईमेल कर सकते हैं techtivenow@gmail.com पे, और बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर लीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।